वेलकम स्टूडेंट्स। हम आ गए हैं अब अपने अगले चैप्टर को लेकर, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, इस चैप्टर को लेकर चलते हैं हम। देखिए, इसका नाम है, इसमें हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम जो हमें कैलकुलेट करनी है उसके मेथड्स। ठीक है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं। वैल्यू एडिड, जिसका दूसरा नाम प्रोडक्शन मेथड भी है। ठीक है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, यानी तीन मेथड है नेशनल इनकम जिससे कैलकुलेट होती है। राइट, एक ब्रीफ ले लेते हैं क्या क्या पढ़ना है अभी। इसके कुछ बेसिक्स मैं आपको समझाऊंगा। चलिए पहले मैं बेसिक आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले के एग्जांपल से समझिए। नेशनल इनकम के तीन मेथड है, हम तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है। सपोज करो मैं बच्चों कि ना हमें एक पेन का प्रोडक्शन करना है। सपोज करो एक पेन है जिसका हमें प्रोडक्शन करना है, एक पेन का प्रोडक्शन करना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि जो पेन का हमारा प्रोडक्शन है, मतलब किसी भी चीज का, दुनिया में कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना होता है तो हमारे पास चार चीजें तो होनी चाहिए। पेन का आपको प्रोडक्शन करना है, ठीक है, उसके लिए चार चीज होनी चाहिए। आपके पास लैंड होनी चाहिए, आपके पास लेबर होना चाहिए, आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। चार चीजें होती हैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है बेटा, अब समझो, तो आपको मान लो एक पेन बनाना है। ठीक है, ये पेन आपको प्रोड्यूस करना है। अब आपको जब पेन बनाना है तो इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। सपोज करो आपने एक पेन बनाया, तो लैंड वालों को रेंट दे दिया आपने 1 रुपए का। जस्ट इमेजिन, ठीक है, 1 रुपए का रेंट दे दिया आपने। उसके बाद जो हमारा लेबर है इसको मान लो 2 रुपए दे दिए आपने। जो हमारा कैपिटल है इसको 1 रुपए दे दिया, और जो एंटरप्रेन्योर है जिसने सारे रिस्क लिया है, इन सारे को इंटीग्रेट किया है, उसने प्रॉफिट का अपना 1 रुपीज ले लिया। ठीक है, तो टोटल प्राइस बॉस क्या बनता है आपका, 5 रुपए। कोई आपसे पूछेगा कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ, तो यू गाइस विल से कि सर 5 रुपए का हुआ, 5 रुपए का प्रोडक्शन हुआ। अब जरा ध्यान दो, ये 5 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन आप देखोगे कि दूसरी तरफ 5 रुपए की इनकम भी जनरेट हो गई मार्केट के अंदर। हुई नहीं हुई। प्रोडक्शन 5 रुपए का हुआ, एक पेन का प्रोडक्शन 5 रुपए का हुआ, और मार्केट के अंदर कितना जनरेट हो गया इनकम, 5 रुपए। 1 रुपए लैंड वाले ने रेंट के रूप में ले लिया, लेबर ने वेजेस के रूप में 2 रुपए ले लिए, कैपिटल वालों ने इंटरेस्ट के रूप में ले लिए, और ओनर ने 1 रुपए कैपिटल के रूप में ले लिए। यानी इन लोगों ने 5 रुपए कमा लिए और मार्केट में 5 रुपए का प्रोडक्शन भी हो गया। ऐसे ही होता है पूरे साल, जितना प्रोडक्शन होता है आपका टोटल प्रोडक्शन जितना होगा उतनी ही इनकम जनरेट हो जाएगी। यही तो नेशनल इनकम होती है। पूरे साल में कितना हमारा इनकम हुआ, यानी कितना प्रोडक्शन हुआ, यानी प्रोडक्शन को ऐड कर लो तो भी नेशनल इनकम आ जाएगी। जो लोग इनकम कमाते हैं उनको ऐड कर लो तो भी नेशनल इनकम आ जाएगी। और देखो, इससे ऊपर एक बात यह है कि जो इनकम कमाओगे वही आप खर्च करोगे। यानी जो आपका एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, कि जो आपका एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा, वो यही तो होगा जो आपने इनकम कमा रखी है। ठीक है, तो यानी एक तीसरा मेथड भी बन गया जिसको हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। यानी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड हो गए, आपका प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसकी कुछ बारीकियां हमें सीखनी है, जरा वो समझो। ठीक है, नेशनल इनकम निकालते समय देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं, एक होता है हमारा, अब समझना, जो भी इनकम निकलेगी वो ग्रॉस बेसिस पे निकलेगी, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस इनकम मान लो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ग्रॉस इनकम और एक होती है हमारी नेट इनकम। ये समझो, ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में जो फर्क होता है वो डेप्रिसिएशन का होता है। ठीक है, जो ग्रॉस इनकम है इसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर दो आप, यानी यहां से यहां जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन को लेस कर दो, और यहां से यहां आने के लिए आप प्लस कर दो डेप्रिसिएशन को। ठीक है, अगर आपका ये चीज हो जाएगा तो आपकी जो इनकम है, देखो, अगर आप ग्रॉस इनकम अगर आपकी है उसमें से लेस कर दो डेप्रिसिएशन को तो नेट हो जाएगी, और अगर नेट है उसमें प्लस कर दो डेप्रिसिएशन को तो वो ग्रॉस हो जाएगी। ये बात पता होना चाहिए, कुछ बेसिक्स है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, ध्यान से समझो। एक होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, देखो, नॉर्मल एक लेमन लैंग्वेज में आप इसको समझ लो। डोमेस्टिक इनकम वो होती है कि जो इंडिया के बॉर्डर में, यानी इंडिया की बाउंड्री लाइन में रहकर, भारत का जितना भी एरिया है लैंड वाइज, वहां पर रहकर जो भी कमाई हुई है वो सारी कमाई डोमेस्टिक इनकम के अंदर आती है। राइट, अब क्या होता है, हम बाहर से भी कमाते हैं, विदेश से भी कमाते हैं, तो एक इनकम हमारी बन जाती है नेशनल इनकम। दोनों में क्या फर्क होता है, अगर भारत भारत की इनकम कमाई है तो डोमेस्टिक कहलाती है, उसमें बाहर वालों की भी जोड़ दो तो वो क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम। अब बाहर वालों की कैसे जोड़ेंगे समझो, क्योंकि बेटा देखो, बाहर से तो हम पैसा कमाते हैं लेकिन बाहर वाले लोग भी तो हमसे पैसा कमा लेते हैं। तो हमें एक नेट इनकम निकालनी पड़ेगी। सपोज करो कि हमने बाहर से, एक एग्जाम्पल ले लो, कि हमने बाहर से 50 रुपए कमा लिए और बाहर वालों ने हमसे 20 रुपए कमा लिए, तो हमारी कमाई कितनी हुई, 30 रुपए।
नेट इनकम तो हमारी 30 रुपए हुई ना बेटा। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि हमने कमाए 20 रुपए, बाहर वालों ने 50 रुपए कमा लिए, इस बार भी नेट इनकम हमारी हुई नेगेटिव। सही है, जब हमारी नेट इनकम क्या हो गई नेगेटिव, तो पहले हमें नेट निकाल लेना। ये कैसे निकलेगा सर, मैं बताता हूँ आपको, देखो इनको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कैसे करेंगे वो देखो आप। सबसे पहले देखो एक होता है हमारा फैक्टर इनकम, पहले समझो। जो हम विदेश से कमाते हैं उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने विदेश से कमा लिया। ठीक है, मान लो वो कुछ भी आपने कमा लिया, अब यहां से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेशियों ने हमसे कितना कमा लिया, वो यहां से माइनस कर दो, तो क्या बचेगा बेटा, वो बचेगा नेट फैक्टर इनकम, यानी नेट इनकम जो है फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बेटा, ये चाहिए होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं NFIA। अब ध्यान रखना फॉर्मूला हमेशा हमारा ये रहेगा, फ्रॉम में से टू को आप लेस कर दोगे। ठीक है, अब इसमें एक काम की बात बताता हूँ, कई बार ना पेपर में ऐसे दिया रहता है नेट, ये नेट वर्ड आएगा, इसका मतलब कि ये माइनस करके दिया हुआ है, जो दिया है नेट वर्ड नहीं है तो हम माइनस करके निकालेंगे। अब मान लो एक बार पेपर में दे दिया था नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देखो नेट तो दिया है बेटा, लेकिन ये तो टू अब्रॉड लिख दिया, यानी अब्रॉड वालों की इनकम दे दी। तो हम अपना कैसे निकालेंगे, यानी कि जब ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ये विदेशियों की कमाई है, तो हम इसके अपनी कमाई निकालने के लिए साइन इसका चेंज कर देंगे। सपोज करो विदेशियों को फायदा हुआ है, तो इसका मतलब हमें नुकसान हुआ है, तो यहाँ 50 रुपए होगा, तो हम इसको -50 लिखेंगे। और अगर विदेशियों को नुकसान हुआ है, बाहर वालों को नुकसान हुआ है, सपोज करो उन्होंने -50 कमाया, तो यानी हमें फायदा हुआ होगा, तभी तो उन्हें नुकसान हुआ है। तो क्या करना है, जस्ट चेंज द साइन। इसका साइन चेंज क्यों चेंज कर रहे हैं सर, क्योंकि हमें ना फ्रॉम चाहिए होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ना कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो कभी टू दिया रहे तो उसे फ्रॉम कैसे बनाएंगे, साइन को चेंज करके, अगर वो प्लस का होगा तो माइनस कर लेंगे, और माइनस का होगा तो प्लस कर लेंगे। अच्छा, तो क्या आया हमारे सामने, हमारे सामने एक फॉर्मूला आ गया बेटा, कि अगर हमारे पास डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, अगर हमारे पास क्या दी हुई है, ये डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, और उसे हमें नेशनल इनकम बनाना है, नेशनल इनकम बनाना है, तो क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे नेट फैक्टर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। और अगर नेट इनकम से हमें डोमेस्टिक इनकम पे जाना है, कोई पूछ ले बताना है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे NFIA। इसको मैंने समझा दिया आपको कि ये कैसे निकला है, राइट। और एक अपनी तीसरी चीज, ये सब ना बेसिक तुम्हारे काम आएगा जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना। जब मैंने आपको बताया था एक पेन बनाया मैंने, एक पेन हमने प्रोड्यूस किया तो 5 रुपए का बनाया। ठीक है, किसकी हेल्प से बनाया, फैक्टर और प्रोडक्शन की हेल्प से बनाया, इसलिए ये 5 रुपए फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, फैक्टर कॉस्ट, यानी जो प्रोडक्शन हुआ ये फैक्टर कॉस्ट पे हुआ। एक हमारी होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या फर्क होता है, पहले ये समझिए कि भाई देखो, हमने जो पीछे एग्जांपल दिया था कि एक हमने पेन बनाया, उसकी कॉस्ट आई 5 रुपए। कैसे आई, मतलब वो 5 रुपए में बिकने के लिए तैयार था। कैसे तैयार था बेटा, 1 रुपए हमने लेबर को दे दिए थे, 2 रुपए हमने मान लो सपोज करो वेजिस के रूप में दे दिए थे, फिर हमने 1 रुपए जो था वो हमने कैपिटल वाले को दे दिए थे इंटरेस्ट के लिए, और फिर उसके बाद हमने 1 रुपया ओनर को दे दिया था प्रॉफिट में, यानी इसमें ओनर का प्रॉफिट भी शामिल है। तो हम 5 रुपए का तो बेचने के लिए तैयारी थे मार्केट के अंदर। लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगा देती है, GST, जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट इस पे इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज कर देती है, राइट। तो ये सामान जब इनडायरेक्ट टैक्स, सपोज करो गवर्नमेंट ने 1 रुपए का GST लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, तो हम क्या करेंगे, अपना शेयर हम कम नहीं करते, हम क्या करेंगे, ये ना कॉस्ट में जोड़ देते हैं, फिर हम ये 5 की जगह ना मार्केट में 6 रुपए का बेचेंगे, राइट। तो जब गवर्नमेंट कभी देखती है यार हमारे टैक्स लगाने से महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, तो कभी कभी ना वो कुछ छूट देती है, इसे सब्सिडी बोलते हैं। तो अगर सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो हम प्राइस में ऐड कर देंगे बीइंग अ बिजनेसमैन, और अगर सब्सिडी मिलेगी तो हमें उसे माइनस करना होगा। ठीक है, तो जो रियल प्राइस निकल कर आएगा उसे बोलेंगे मार्केट प्राइस। अच्छा सर, हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ो, और अगर कोई सब्सिडी है तो वो माइनस करो, तो जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, मार्केट प्राइस निकल कर आएगा। अब ना इसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे बोलते क्या है, ये जो नेट निकाल लो इनका, तो उसे बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये कैसे निकलता है, जो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से आप क्या करेंगे, जो भी आपका टैक्स है उसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सब्सिडी को। ठीक है बेटा, तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, इसे प्यार से हम NIT बोलेंगे। तो क्या समझे, हम ये समझे कि अगर फैक्टर कॉस्ट हमें दी हुई है, ध्यान से देखो, हमें एक तीसरी चीज पता लग गई कि अगर फैक्टर कॉस्ट दी है और हमें मार्केट प्राइस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे NIT को। सही है बेटा, NIT कैसे निकला मैंने बता दिया आपको।
और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस कर दो एनआईटी। क्यों आना है, ये क्वेश्चन जैसा आएगा उसके हिसाब से। यानी मैंने समझा दिया फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होता है। ठीक है, कोई पूछे कैसे बता रहे हैं तो हमने ये बता दिया। ये इसके कुछ बेसिक्स थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी इसके सवाल पॉसिबल हो पाएंगे। सवाल के लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे जितने भी क्वेश्चन है। अभी मैं केवल आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब मैं जरा इसको ब्रीफ कर दूं, मैंने जो समझाया वो क्या समझाया। वो देखो जरा बेटा, जैसे मान लो आपका यहाँ लिखा है जी, यहाँ लिखा है डी और यहाँ लिखा है पी, और यहाँ पे मैं बताता हूँ एम एन पी। अब ये समझो कि पेपर में कैसे आएगा। इस जी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ये एफसी पर है और ये मार्केट प्राइस पे है ना। तो अब देखो, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करेंगे डेप, मैंने बताया था। और अगर नेट से इस पे जाना है तो डेप को फिर से प्लस कर दो। डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाना है तो आप प्लस कर दो एनएफआई। इस चार्ट को ध्यान रखना आप। और अगर उल्टा जाना है, ऐसे जाना है, तो आप माइनस कर दो एनएफआई। ठीक है बेटा। प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं होगा, दोनों प्रोडक्ट है, लेकिन एफसी, ये जो एफसी है यहाँ से अगर आपको मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस करोगे आप एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर इससे दोबारा आपको यहाँ जाना है, जैसे मैं आपको ऐसे करके लाइन खींच के दिखा दूं, ये अगर इस पे आना है तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एनआईटी को। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बता दी, ये ऐसे समझना है जो आपके क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम आते हैं दोबारा अपने नोट्स पर और वहां से समझ लेते हैं क्या क्या चीज है इसके अंदर। ठीक है बेटा, चलिए। देखिए, सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसको समझते हैं। देखो, इन्होंने निकालने का तरीका दिया, मैं इसके तरीके को आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे निकलता है। सबसे पहला हमारा मेथड है वैल्यू एडेड, यानी कि प्रोडक्शन मेथड। इसका दूसरा नाम आपका बेटा क्या है, प्रोडक्शन मेथड। ये कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, इसको भी मैं आपको अलग से समझाता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड को समझाता हूँ, फिर यहाँ आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोडक्शन मेथड। आ जाइए। देखिए, प्रोडक्शन मेथड से क्या होता है, कैसे निकलता है, ये सब मैं ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन मेथड में लिखेंगे सेल्स। जो भी आपकी सेल्स हुई, राइट, जो भी आपकी सेल्स हुई उसमें क्या करेंगे, प्रोडक्शन मेथड में हम उसको लिखेंगे। ठीक है बेटा। देखो, हमें इसके अंदर क्या करना होता है ना, हमें देखना पड़ता है कि प्रोडक्शन की हेल्प से कि पूरे भारत में कितना प्रोडक्शन हुआ। अगर हमें ये पता लग जाता है कि पूरे भारत में कितना प्रोडक्शन हुआ, वही हमारे देश की जीडीपी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, सेल्स। इसमें प्लस कर दो चेंज इन स्टॉक। क्या कर दो, चेंज इन स्टॉक। तो क्या आ गया बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू आ गई। पूरे भारत में कितना प्रोडक्शन हुआ उसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। चेंज इन स्टॉक आप जानते हैं ये क्या होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक, राइट। अब इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स बेटा नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं होती। क्यों नहीं होती, अभी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। केवल फाइनल गुड्स को लेते हैं, इंट्रोडक्शन में बताते हैं केवल फाइनल गुड्स को ही हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इसका मीनिंग बता चुका हूँ। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो कि प्रोडक्शन करने में यानी फाइनल गुड्स बनाने में या तो अपना एग्जिस्टेंस खो देते हैं या वो एज इट इज आगे सेल हो जाते हैं, फर्दर सेल हो जाते हैं, वो इंटरमीडिएट है, यानी वो फाइनल यूज के लिए अभी रेडी नहीं है। ठीक है, उनको आप यहाँ से लेस कर दो तो क्या मिलेगा बेटा, आपको एक बेस मिलेगा। हमेशा यही आएगा, ध्यान रखना, जीडीपी एमपी। आपको प्रोडक्शन मेथड से यहाँ आना है, ये निकालना है आपको। कैसे करना है, सबसे पहले सेल्स, सेल्स के बाद सबसे पहले आपको निकालना है सेल्स, सेल्स के बाद आपको चेंज इन स्टॉक इसमें ऐड करना है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, ये निकलता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये आपको मिल जाएगा। उसमें से जब ये ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट को माइनस कर दो, जो बचा वो आएगा जीडीपी एट एमपी। ठीक है। अब देखो ना, पेपर में तुमसे कुछ और भी पूछ सकता है। मान लो पेपर में कहता है कि हमें निकालो एनडीपी एमपी, तो दोनों में फर्क कितना है, बस बाकी सब पीछे सेम है, केवल ग्रॉस और नेट का फर्क है। पहला वाला ग्रॉस होता है और ये नेट चाहिए, तो डेप को माइनस कर देना। ठीक है, अपने आप आ जाएगा। मान लो कि पेपर में कुछ और आपसे बोल देता है, इसकी जगह बोल देता है कि हमें चाहिए, ये ना चाहकर हमें क्या चाहिए, एन एन पी और एफसी पे चाहिए,
तो भाई पहला जी दे रखा है हमें, जी गिवन है, एन बनाने के लिए डेप माइनस कर देना, ये डोमेस्टिक है, हमें नेशनल चाहिए तो एनएफआई प्लस कर देना, और एमपी से एफसी पे आने के लिए एनआईटी को माइनस कर देना। ठीक है, जो पीछे टूल सिखाए थे उनका यहाँ पर यूज होगा, जब मैं सवाल कराऊंगा तब भी बता दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन मेथड से आपका यही बेस निकलता है। ये आपका बेस है क्या, जीडीपी एमपी, ये आपका बेस है। क्या है बेटा ये, जीडीपी, पहले इसे गुड्स कर देते हैं, मिट गई, जीडीपी एमपी। ठीक है, हमेशा ये निकलेगा, ये प्रोडक्शन मेथड आपका डन हो गया। राइट, इसके बाद इसको जो चेंज करना है, तीन चीजें कुछ और बनाना है, तो मैंने सिखा दिया कि कैसे चेंज किया जाता है, ग्रॉस को नेट पे कैसे लाया जाता है, या डोमेस्टिक को कैसे नेशनल पे लाया जाता है, या फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस को आपस में कैसे चेंज किया जाता है। राइट, पहला आपका हो गया। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। क्या कहता है, प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, इट रेफर्स द सम ऑफ द टोटल वैल्यू एडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, यानी कि तीनों सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन जोड़ लो। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अ फर्म एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका मतलब जो भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें इंटरमीडिएट को वहां से माइनस कर देते हैं। क्यों करते हैं माइनस, बेटा समझो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो मैं 20 रुपए के आलू लेकर आया, पोटैटो, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं पोटैटोज लेकर आ गया। ठीक है, कितने रुपए के, 20 रुपए के। अभी जो 20 रुपए के आलू खरीद के लाया, मैंने इससे चिप्स बना दिए। ठीक है, 20 रुपए के आलू जो फर्स्ट पर्सन ने मुझको बेचा, मान लो दुकानदार से लेकर आया, और मैंने चिप्स बना दिए, और वो चिप्स की वैल्यू आई 50 रुपए। ठीक, अब फिर मैंने वो 50 रुपए का कस्टमर को बेच दिया। अब कस्टमर ने 50 रुपए का वो मेरे से खरीद लिया। अभी समझो जरा कि ये भी प्रोडक्शन हुआ, यहाँ आलू का प्रोडक्शन हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, चिप्स का प्रोडक्शन हुआ। अगर मैं इसको भी ले लूंगा और इसको भी ले लूंगा, तो ये जो 20 रुपए का आलू था ये ना दो बार ऐड हो जाएगा नेशनल इनकम में। एक तो 20 रुपए का प्रोडक्शन यहाँ ऐड हो गया, और ये जो चिप्स बने इसमें तो 20 रुपए का आलू ही था जो यहाँ पर आ रखा है आपके, यानी 20 रुपए कितनी बार हो गया, दो बार हो गया। समझ में आ रही बात। तो इसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि एक चीज एक से ज्यादा बार जुड़ जाएगी अगर, इसीलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम में नहीं लेते, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर उसकी वैल्यू होती है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। देखो, वही चीज बताइए। सबसे पहले ये वैल्यू एडेड निकाला कैसे इन्होंने, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आया, मैंने आपको वहां पहले बता दिया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो निकलेगा क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड, या तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो या ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलो, बात एक ही है। जहां वैल्यू एडेड मेथड रहता है तो वैल्यू एडेड लिख देता है। अभी मार्केट प्राइस पे आया है। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, इंटरमीडिएट गुड्स। बात समझ में आ गई। यानी जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये चीज, इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे क्या, आपका ये निकलेगा। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ इसकी जगह है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये वैसे लिखा भी हुआ है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, नहीं सही है, सही है, करेक्ट है। आप इसको देख के चलिए, ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ क्या लिखा हुआ है, आउटपुट लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है ग्रॉस वैल्यू क्योंकि वो ग्रॉस पे ही निकलता है हमारा, जो सबसे पहला निकलेगा ना बेटा, वो ग्रॉस पे ही निकलेगा। इसको ठीक कर देते हैं हम। ये समझिए। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए, ये करेक्ट लिखा हुआ है, यानी लिखा है ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, लेकिन क्या है, ग्रॉस है। तो मैंने बताया था आपको कि जो भी आंसर आएगा वो क्या, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रॉस आएगी, किस पे, मार्केट प्राइस पे। राइट, इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी लिखा रहेगा तो भी गड़बड़ नहीं है। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट निकल जाता है आपका जीडीपी एमपी, या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। राइट, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका निकल गया। इसके बाद जो चेंज करना है वो हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ नीचे लिखा है प्रॉब्लम ऑफ डबल, पेपर में आ जाता है ये क्या होता है। मैंने अभी आपको समझा दिया कि एक वस्तु का एक से ज्यादा बार ऐड हो जाना नेशनल इनकम में प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहलाता है। इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए फाइनल गुड्स मेथड आया कि केवल फाइनल गुड्स को इंक्लूड करो, या एक आया वैल्यू एडेड कि जितनी वैल्यू ऐड हुई है ना केवल उसको ले लो। कैसे, दूसरा मेथड में क्या बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि ना एक बंदे ने कॉटन पैदा किया, किसान ने, मान लो 1000 रुपए का, दूसरे बंदे ने 1200 रुपए का उसी से थ्रेड बना दिए, धागे बना दिए, और फिर एक बंदे ने उसका 1500 रुपए का कपड़े का प्रोडक्शन कर दिया। राइट, अब इसके दो के प्रोडक्शन को ले लूंगा तो ये जो कॉटन है ये 3 बार ऐड हो जाएगा, और ये जो 1200 रुपए ये 2 बार ऐड हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, फाइनल केवल 1500 ले लो, क्योंकि रियल प्रोडक्शन इतने का ही हुआ। कैसे आएगा देखो, 1000 का तो प्रोडक्शन हुआ ही था, नो डाउट। यहाँ पे रियल प्रोडक्शन केवल 200 रुपए का हुआ, वैल्यू एड जितनी हुई, क्योंकि 1000 तो ये पुराने वाले ही थे, और यहाँ पर ये 1200 तो पुराने वाले थे, तो 300 का ही प्रोडक्शन हुआ। इनको ऐड करोगे तो 1500 ही आएगा। तो तरीका क्या है, तो डायरेक्ट फाइनल को ले लो, या वैल्यू ऐड जितने जितने की, भाई किसान ने पूरे 1000 की वैल्यू ऐड की तो ले लिया, धागे वाले ने केवल 200 रुपए की वैल्यू ऐड की उसको ले लो, और फिर कपड़े वाले ने केवल 300 की वैल्यू ऐड की तो उसको ले लो, तो टोटल क्या आएगा, 1500। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। अब ये पढ़ लेते हैं हम क्या होती है। क्या लिखा है, इंटरमीडिएट गुड्स काउंटेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अलोंग विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। यानी कि प्रॉब्लम यही होती है कि हम इंटरमीडिएट को भी काउंट कर लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या गुड्स में से लिख लेना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या होती है, डबल काउंट हो जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे लाइन गायब है, लिख दो एडेड मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार ऐड हो जाती है। ठीक है, इट रिजल्ट इन ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इससे नेशनल इनकम ज्यादा हो जाती है। ये लाइन लिख लेना बेटा। तो ये वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एडेड मोर देन वंस। फॉर एग्जांपल, तो जो टेबल नीचे दी हुई है कि फाइनल गुड्स इज ब्रेड है, पासेस थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बिफोर इट परचेज बाय द कंज्यूमर। ये एक बार आप देख लेना, मैंने टेबल हटा दी है यहाँ से, मैंने आपको खुद ही एक अपना एग्जांपल समझा दिया है कि कैसे एक कपास वाले ने यानी कॉटन खरीदने वाले ने कैसे कैसे करके कपड़ा बनाया। ठीक है, उस पर आप पढ़ लेना। अब इसको ठीक करने के दो तरीके हैं, फाइनल गुड्स मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, बता चुका हूं मैं आपको। अच्छा, ये पेपर में आजकल क्वेश्चन आता है कि क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जब मैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहा हूँ, किस मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से। तो देखिए प्रोडक्शन मेथड से क्या एस्टिमेशन है। पहला, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट को मतलब भाई ये इंक्लूड नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। दूसरा, क्योंकि ये फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूड होती है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन मीन द आउटपुट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए आउटपुट करते हैं उन्हें इंक्लूड करना चाहिए, मतलब खुद के खाने के लिए कोई प्रोडक्शन कर लिया, जैसे फार्मर करता है खेती में। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड, यानी खुद के लिए भी हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने खाने के लिए, ऊपर वाली ही बात है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। ठीक है, वो ले लेना चाहिए। आगे, सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं जब पहली बार हुए थे। ठीक, तो दो चार और हैं, मैंने छोटे छोटे डाले हैं, दो दो आते हैं पेपर में, कभी आते हैं तो। अब आ जाओ बेटा अगला मेथड। अगले मेथड में आपको देखना है कि किस प्रकार नेट इनकम मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं। ठीक है, अगला मेथड क्या होता है हमारा, इनकम मेथड। चलो इसको भी समझ लेते हैं बेटा, अलग से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आइए देखिए, अब अगला है हमारा इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में ना हम सारी इनकम को जोड़ देते हैं, ये समझिए हम। इनकम मेथड, अब इनकम देखो कैसे कैसे कमाई जाती है। पहली इनकम कमाई जाती है नौकरी करके, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को मिलने वाला कॉम्पनसेशन, वो क्या क्या होता है। अब ध्यान रखो, एम्प्लॉय को क्या क्या मिल सकता है। एक तो या तो डायरेक्ट दिया रहेगा तो डायरेक्ट इसी को ले लो, या इसके पार्ट्स होंगे जैसे वेजेस एंड सैलरी, कुछ काइंड में मिल गया, या कंट्रीब्यूशन इन सोशल वेलफेयर स्कीम बाय एम्प्लॉयर। ध्यान रखना बेटा, मालिक दे रहा है ना, तो ये तीन चीजों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट कॉम्पनसेशन को ले लो। तो पहला तो नौकरी करके आप पैसा कमा लो, वो इनकम जोड़ दो। दूसरा आपका क्या होता है बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसे समझो, ये क्या होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में बेटा दो तरीके की इनकम आती है। एक तो आती है इनकम फ्रॉम एसेट, जो आप एसेट से इनकम कमाते हो, और एक आती है फ्रॉम, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऑन्टरप्रेन्योरशिप। ऑन्टरप्रेन्योरशिप, ठीक है, यानी कि बिजनेस करके जो आती है, राइट। यानी ऑपरेटिंग सरप्लस में दो इनकम आती है। पहली, अगर मैं एसेट से कमाऊंगा तो क्या कमाऊंगा भैया, मैं कमाऊंगा रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। है ना, रॉयल्टी क्या होती है, कॉपीराइट वगैरह होते हैं, कोई आपने बुक लिखी है या, ठीक है कोई मूवी बनाई है तो उसका कॉपीराइट, जब तक वो मूवी चलती रहेगी, जब तक वो बुक बिकती रहेगी, आपको मिलता रहेगा। तो तीन चीजें आ गई। यहाँ से क्या कमाते हो बिजनेस करके दोस्त, प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट के ना तीन पार्ट हो जाते हैं आगे चलकर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार प्रॉफिट नहीं दिया रहता, तो इन तीन पार्ट को ऐड कर लेंगे हम। अब सपोज करो डायरेक्ट दे दिया है हमारा इनकम फ्रॉम एसेट, तो फिर इन तीनों को थोड़ी जोड़ूंगा मैं, इन तीनों को तभी जोड़ूंगा जब ये नहीं दिया होगा। ठीक है, और डायरेक्ट अगर देखो, अगर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस ही दे दिया, हमें यही दे दिया डायरेक्ट, ये वाला हिस्सा, अगर हमें डायरेक्ट यही दे दिया, तो मैं बाकी क्यों निकालूंगा फिर। हमें स्टेप देखने हैं कि कोई चीज गायब होगी तो कैसे मिलेगी। अब प्रॉफिट कहाँ आता है, देखो प्रॉफिट में सबसे पहले कॉर्पोरेशन टैक्स जाता है। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स। दूसरा प्रॉफिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे डिविडेंड बोलते हैं, जो ओनर्स में बढ़ जाता है। और तीसरा जो बच जाता है, जो रिटेन अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहलाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अब ये सब लिखा हुआ है, मैं आपको बस ये लिख के बता रहा हूँ, इन तीनों को ऐड करने पर ही आ जाएगा। अगर प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा है बेटा, तब इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट गायब है तो इन तीनों को ऐड करके निकाल लेंगे। सपोज करो पेपर में ये दो दे रखे और प्रॉफिट भी दे रखे, तो दो ही जोड़ दो ना। अगर प्रॉफिट भी नहीं दे रखा, केवल दो दे रखे हैं, तो इनको जोड़ के निकाल दो, तीसरा होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तीनों ही होंगे, कोई एक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो को जोड़ के प्रॉफिट निकल जाएगा, राइट। अच्छा, और तीसरा क्या होता है, तीसरे को हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये होती है मिक्स्ड इनकम। क्यों भैया, क्योंकि ये ऑलवेज गिवन होगी।
मिक्स्ड इनकम मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑलवेज गिवन। ये मिक्स क्या होती है, जिसको हम अलग नहीं कर पाते कि इसमें रेंट कितना है, लेबर कितना है, जैसे कोई किसी की दुकान हो गई, ठीक है, या फिर कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहा है अपना किसान, तो वो सारी इनकम यहाँ पर आती है। ऑलवेज गिवन है, ऑलवेज गिवन, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीन आइटम को ऐड करेंगे। अब वो तीन आइटम कौन कौन से हो गए भैया? एक तो कॉम्पनसेशन हो गया किसका, एम्प्लॉय का, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो एक बेस मिलेगा। यहाँ पे बेस क्या मिलेगा, यहाँ सॉरी, यहाँ बेस मिलेगा एनडीपीएफसी। ऑलवेज बाद में उसको चेंज करेंगे हम, जो मैंने चेंज करना शुरू में ही बता दिया था। यहाँ पे आपको बेस मिलेगा एनडीपीएफसी, ठीक है। चलिए अब इस मेथड पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। नोट से देखते हैं, कहता है इनकम मेथड एस्टिमेट होती है फैक्टर इनकम पेड आउट यानी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर ऑफ द फैक्टर्स, वही फैक्टर जो कमाई मैंने बताया था पेन के एग्जांपल में, जो लोगों को पैसे मिल रहे थे, ठीक है। द सम ऑफ सच पेमेंट्स क्या कहलाती है, एनडीपीएफसी कहलाती है, जो मैंने बताया आपको। क्या क्या आएगा इसमें, सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी, फिर कॉम्पनसेशन इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ध्यान देना केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, बाय एम्प्लॉयर्स। फिर आता है दूसरा हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी इन्होंने एक साथ लिख दिया, मैंने आपको अलग करके बताया कि ये और ये एसेट से इनकम है, ये एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम है, ठीक है। और प्रॉफिट के मैंने बाद में पार्ट भी किए कि अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो उसको तीन आइटम जोड़ेंगे हम, ठीक है। वो कौन से तीन आइटम है, वो है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके सवाल आपको मैं अलग से क्लास कराऊंगा, बाकी आपने कर भी रखा हुआ है, इट इज अ रिविजनरी क्लास, तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लेके चल रहा हूँ, सही है। चलिए अब देखिए क्या प्रिकॉशन लेने हैं। ट्रांसफर, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, इसको कभी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फ्री फंड की कोई भी चीज नेशनल इनकम में नहीं जाती। दूसरा, कैपिटल गेन रेफर्स टू द इनकम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, जो ओल्ड कार, ओल्ड मशीनरी, अगर इनसे कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो उसे इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। हाँ, उस पर एक बात ध्यान रखना, कोई सर्विस जनरेट हो रही है, मान लो कि कोई पुराना मकान किसी ब्रोकर ने सेल आउट करवाया और उसको ब्रोकरेज रिसीव हुई, तो वो तो इंक्लूड होगा, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन यानी इसके ऊपर जो अगर कोई ब्रोकरेज हुई, तो ब्रोकरेज क्या होगी, वो इंक्लूड होगी, ठीक है बेटा, उसे इंक्लूड करेंगे। अगला है इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर एंड बॉन्ड, ध्यान रखना शेयर्स एंड बॉन्ड जस्ट ट्रांसफर ऑफ पेपर्स है, इससे किसी सर्विस या गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसे इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, ध्यान रखना। बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल नॉट बी इंक्लूडेड एज दिस ट्रांजेक्शन आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, पेपर में आ जाता है, ठीक है। अब तीसरा मेथड आ जाओ, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमने खर्चा कितना किया और इन्वेस्टमेंट कितना किया, राइट। इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये लास्ट मेथड है। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या देखना है, एक्सपेंडिचर मेथड, बेटा इसके अंदर क्या क्या लेना है, सबसे पहले लेना है, और जो भी एक्सपेंडिचर लेने हो फाइनल गुड्स पे किए गए एक्सपेंडिचर को लेना है बेटा, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि इंटरमीडिएट इंक्लूड ही नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। थोड़ा राइटिंग ऐसे लिख रहा हूँ मैं, सारा नोट्स में लिखा हुआ है। उसके बाद जो गवर्नमेंट लोग खर्चा करते हैं, जैसे सड़क बनाने पे, पुल बनाने पे, ऐसे ही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटा। दो एक्सपेंडिचर हो गए। फिर हम विदेशों से लेन देन करते हैं, उसे बोलते हैं हम नेट एक्सपोर्ट, जो खर्चा करते हैं। ये कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर पेपर में कभी नेट इंपोर्ट दिया हो ना बेटा, तो साइन चेंज कर देना, तो नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, ध्यान रखना। अगर नेट इंपोर्ट दिया हो, कैसे निकलता है, अगर मान लो कुछ दिया ही नहीं, बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग से दे रखा है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके नेट एक्सपोर्ट निकाल लोगे। लेकिन अगर ये नहीं दिया, नेट ऑलरेडी दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, तब तो ओके है, हमें चाहिए ही। मान लो नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, तो साइन चेंज कर देना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तीन ही हो गए। चौथा होता है इन्वेस्टमेंट। अब मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं, फिक्स वाला और एक क्या होता है, करंट वाला। तो इसमें नाम क्या है, देखो फिक्स वाले को क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और जो करंट वाला है उसे बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। ये तो वही है आपका। अब पेपर में क्या करता है बेटा, ये ध्यान दो। अब पहले बेस देख लेता हूं मैं क्या निकलेगा, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा बेस क्या निकलेगा। यह निकलेगा आपका जीडीपी एमपी। ये क्यों निकलेगा जीडीपी एमपी, समझिए। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया कि जो इन्वेस्टमेंट है ग्रॉस है।
अगर यहाँ नेट होता तो यहाँ एनडीपी एमपी आता, लेकिन यहाँ ग्रॉस है तो ये आएगा। ठीक है, अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फिक्स्ड, ये फिक्स वाला है तो ये करंट वाला है। अगर ये फिक्स यहाँ पे नहीं होता, इस बात पे ध्यान दो, केवल ऐसे होता ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर फिक्स और करंट दोनों है, दोनों इसके अंदर इंक्लूड है, तो फिर मैं ये नहीं लिखता बेटा चेंज इन स्टॉक। लेकिन अगर यहाँ फिक्स है, अलग से सेपरेटली बोल रहा है ये फिक्स वाला है, तो करंट वाला आपको लेना पड़ेगा। यानी मैं क्या कह रहा हूँ देखो, अगर ऐसे लिखा रहे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ऐसे लिखा रहे तो ये सम होता है किसका, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस, इसमें प्लस करके क्या लेंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि चूंकि यहाँ फिक्स नहीं लिखा था तो इसका मतलब कि इसमें फिक्स वाला और करंट वाला दोनों है, केवल एक बार ये लिखो और बाकी फिर चेंज वाले स्टॉक को वहां पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आएगा जीडीपी एमपी, कभी कभी ये एनडीपी एमपी आ जाता है, कब आता है, अगर यहाँ पे नेट दिया होगा तो ध्यान रखना, चाहे ये दोनों एक साथ दिए हों या अलग अलग दिए हों, बस यहाँ देखना है, अगर ये नेट है तो यहाँ एनडीपी एमपी आएगा, नहीं तो ये आएगा जीडीपी एमपी, राइट। चलिए अब हम आ जाते हैं नोट से, नोट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड है आपका sum of the total final expenditure incurred ऑल द फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो हम खर्च करते हैं। अब एक है प्राइवेट लोगों का, एक है गवर्नमेंट का, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, देखो फिक्स नहीं लिखा यानी ये टोटल, ये किसका सम है, फिक्स वाले का और प्लस चेंज इन स्टॉक का। ठीक है, और फिर अगला नेट एक्सपोर्ट, इन पांचों को आप जोड़ोगे दोस्त तो क्या निकल कर आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। मैंने बोला कभी कभी एनडीपी एमपी आता है, कब आता है, जब यहाँ ग्रॉस की जगह क्या रहेगा, नेट, राइट। चलिए अब इसमें क्या प्रिकॉशन आपको देखनी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं लेना क्योंकि वो ऑलरेडी ही फाइनल का पार्ट होता है। जो भी एक्सपेंडिचर आप सेकंड हैंड गुड्स पे करोगे, क्योंकि वो जब बनाए गए थे पहली बार तभी इंक्लूड हो गए थे, तो उनको नहीं लेना। उस पे कोई कमीशन या ब्रोकरेज अगर पेड हुई है तो उनको लेना है, ध्यान रखना। और तीसरा हमारे सामने आ गया एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, जो मैंने आपको बताया था शेयर्स बॉन्ड, इनके ऊपर कोई खर्चा किया गया तो उसे इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, शॉर्ट में मैंने इसका ये नोट्स बनाया, बाकी इसमें कुछ ये चीजें हैं, एक बार देख लेना आप कैसे फॉर्मूला बनाए, वैसे तो मैंने एक बार में सारा समझा ही दिया आपको। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल क्या होती है बेटा, ये समझो। एक होता है बेस प्राइस और एक होता है करंट प्राइस। बेस प्राइस मतलब कोई पिछले साल का कोई एक प्राइस ले लिया जाता है, और ये जरूरी भी होता है। देखो अगर आप करंट प्राइस पे नेशनल इनकम को निकालोगे ना, तो एक साल में प्राइस पता नहीं कितनी बार चेंज होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बेस प्राइस ले लेते हैं, एक सिंगल प्राइस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। और सपोज करो 10 साल की इनकम एक सिंगल प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, सपोज करो आप करंट प्राइस पे निकाल रहे हो, अब ये देखो लास्ट ईयर 100 रुपए का मान लो अनियन का प्रोडक्शन हुआ आपका, 100 रुपए का, और इस बार 200 का हुआ प्रोडक्शन, ये रुपीज है। ठीक है, और ये मान लो कि करंट प्राइस पर है, तो अब देखो ध्यान रखो, करंट पर ये पिछले साल के प्राइस पे था, ये इस साल के प्राइस पे है। अब यहाँ पर ना हम ये नहीं बता कंपेयर नहीं कर पाएंगे इस प्राइस को देखकर, क्योंकि हमें पता नहीं है प्रोडक्शन कितना हुआ है, ये रुपीज दे रखा है। अब मान लो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो अनियन था वो 50 रुपए केजी था, तो यहाँ पे जो अनियन था वो 100 रुपीज केजी है, तो यहाँ प्रोडक्शन कितना हुआ, 100 रुपए का हुआ, 50 रुपए केजी था, यानी 2 केजी प्रोडक्शन हुआ होगा। यहाँ 200 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, 100 रुपए पर केजी था, यहाँ भी 2 केजी हुआ। तो अमाउंट को देखकर हम बता नहीं पाए, और यहाँ पे देखा प्रोडक्शन सेम हुआ है। ठीक है, ऐसे ऊपर से देखने से लग रहा था कि प्रोडक्शन दूसरे साल में ज्यादा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल देता, इसी एग्जांपल के अंदर समझो जरा, अगर मैं आपको बोल देता कि पिछले साल 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, इस साल 200 का हुआ, लेकिन दोनों साल ना जो प्राइस थे अनियन के वो सेम थे, तो आप क्या बोलोगे, इधर जरूर इंक्रीज हुआ है। सपोज करो पिछले 50 रुपए प्राइस था, तो ये भी 50 रुपए पे, ये भी 50 रुपए पे है, तो यहाँ 2 किलो आ जाएगा, यहाँ 4 किलो आ जाएगा। यानी अगर प्राइस को सेम कर दिया जाए, तो इसीलिए जब प्राइस को सेम करते हैं उसी को बेस प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ताकि कंपेरेबल हमारी इनकम हो पाए, जिसको हम कंपेयर कर पाए। ठीक है, तो बेस प्राइस पे नेशनल इनकम को निकाला जाता है, करंट प्राइस पे नहीं निकाला जाता, और बेस प्राइस ही सही होती है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं क्या होता है, किसको बोलते हैं बेस प्राइस। अगर नॉमिनल बात की जा रही है तो करंट प्राइस पे निकाला जा रहा है नेशनल इनकम यानी जीडीपी को, और अगर रियल बोली जा रही है तो बेस प्राइस पे। देखो क्या लिखा है, नॉमिनल जीडीपी जो मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स की जो करंट होती है, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, उसे एस्टिमेट करते हैं, यानी करंट प्राइस पे लेते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलती है, क्यू इंटू पी, और यहाँ पे प्राइस जो होता है हमारा करंट पीरियड का है, राइट। एक होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी सॉरी नॉमिनल तो हो गया, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी होती है जो किस पे निकलती है,
डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ड्यूरिंग द काउंट ईयर एज एस्टिमेटेड ऑन बेस प्राइस। बेस प्राइस मतलब कोई एक पुराना प्राइस ले लिया जाता है बेस मानकर, उस पर नेशनल इनकम को निकाल दी जाती है। ठीक है, अब देखो कन्वर्जन कैसे करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। सबसे पहले तो ये जीडीपी डिफ्लेटर देख लो। डिफ्लेटर मतलब होता है कि कितना गैप होता है एक नॉमिनल और रियल जीडीपी के अंदर, तो वो कैसे निकलता है उसी को डिफ्लेटर बोलते हैं। नॉमिनल जीडीपी ऊपर रखो, रियल वाइल नीचे रखो, इंटू 100। पेपर में एक नंबर का सवाल आ सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल, इसको जरूर फॉर्मूला याद कर लेना। और इसी फॉर्मूले से अगला बना है, रियल जीडीपी अगर मुझे चाहिए नॉमिनल से निकालनी है तो क्या करोगे आप, इसी से निकाल लो ना। ये फॉर्मूला लगा के, इसी को इंडेक्स नंबर बोलते हैं, ये इंडेक्स है जीडीपी डिफ्लेटर। तो क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स, ये रहा प्राइस इंडेक्स जो आपने निकाला था, इंटू 100। और अगर नॉमिनल निकालनी है रियल के लिए तो रियल को उधर ले जाओ, नॉमिनल को इधर ले आओ। ठीक है, तो कैसे, इन दोनों को इधर ले आओ, 100 ऊपर चला जाएगा, प्राइस ही नीचे। ठीक है, जैसे ये दोनों 100 ऊपर है तो यहाँ इधर आके क्या हो जाएगा, नीचे, और प्राइस क्या हो जाएगा, ऊपर। इसी फॉर्मूले से दोनों बन गए, तो ये फॉर्मूला याद रखना। लास्ट टॉपिक बेटा, जीडीपी एंड वेलफेयर। ध्यान रखना, कहा जाता है अगर जीडीपी बढ़ रही है तो लोगों का वेलफेयर हो रहा है, यानी अच्छी बात है, जीडीपी का बढ़ना लोगों के वेलफेयर का इंडिकेटर है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लिमिटेशन है। हमेशा जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं होता। कैसे, आइए देखते हैं। कह रहा रियल जीडीपी कंसीडर द इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी हर व्यक्ति को कितना गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल है, उसी को बोलते हैं कि, वही हमारा कहलाता है क्या, वेलफेयर को दर्शाता है। कि जिसके पास, अगर ज्यादा आपके पास अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विस की पर पर्सन, तो यानी कि आपका अच्छा वेलफेयर हो रहा है। कम है तो कम हो रहा है। क्या लिखा है, हायर द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी ग्रेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर पर्सन। ठीक है, जितनी ज्यादा हमारी ग्रोथ होगी जीडीपी की, फ्लो ऑफ गुड्स ज्यादा होगा और लोगों के पास पर पर्सन ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी। कह रहा है समटाइम्स इवन विद द राइज इन जीडीपी द वेलफेयर लेवल डज नॉट राइज। ये कैसे हो पाता है, यानी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन आपका वेलफेयर नहीं हो रहा, ये कैसे हो पाता है, देखिए जरा। ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इफ विद द एवरी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ जीडीपी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी गेटिंग मोर अनइक्वल। यानी सपोज करो कि जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन अमीर कमा रहे हैं उससे, केवल अमीरों को ही फायदा हो रहा है, तो क्या गरीबों का वेलफेयर हो रहा है, नहीं हो रहा। यानी जीडीपी बढ़ने पर भी अगर केवल अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, तो ऐसे केस में जीडीपी बढ़ने पर भी लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कह रहा है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड इवन व्हेन द लेवल ऑफ जीडीपी टेंड्स टू राइज। कह रहा है इफ द जीडीपी हैज राइजन ओनिंग टू लार्जली टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स। मान लो आपका जीडीपी तो बढ़ गया, क्यों, क्योंकि आपने इस साल डिफेंस के गुड्स बहुत सारे बना लिए, भाई प्रोडक्शन तो वो भी हो रहा है ना, लेकिन वो क्या किसी के वेलफेयर में काम आ रहा है, डिफेंस का गुड्स नहीं आ रहा। तो जीडीपी बढ़ने पर भी लोगों का जो वेलफेयर है वो नहीं हो रहा, तो ये एक्सेप्शन नंबर 2। तीसरा, does not include the non-economic or non-monetary exchanges. There are many goods and services which contribute to economic welfare but not। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम इंक्लूड ही नहीं कर पाते, जो कि नॉन इकोनॉमिक होती हैं, लोगों का फायदा तो हो रहा है लेकिन वो इंक्लूड ही नहीं होती। कह रहा है इन जीडीपी एज देयर इज नो प्राइस अटैच टू देम ऑल्दो दे आर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि मान लो एक किसान है, वो प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन उसकी जानकारी गवर्नमेंट को है ही नहीं, तो वो फायदा तो ले रहा है उस चीज से लेकिन उसको जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं किया गया। अगला है जीडीपी नॉट इंक्लूड द एक्सटर्नलिटीज। भाई एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू द बेनिफिट्स और हार्म्स अकम्पनिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसेस विच नो पेमेंट इज मेड और रिसीव्ड, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। अब इसको समझिए क्या होता है। एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और एक होती है, यानी कि फायदे समझ लो, कि एक पॉजिटिव फायदे होते हैं और एक नेगेटिव फायदे होते हैं। वो कैसे, कह रहा दे आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी ऑल्दो दे रिजल्ट इन इंक्रीज इन वेलफेयर। एग्जाम्पल कैसे, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर और हाईवेज। भाई जो कंस्ट्रक्शन हुआ फ्लाईओवर और हाईवेज का, इससे क्या होता है, लोगों को फायदा होता है। ये एक्सटर्नलिटीज जो मिलती है इससे गवर्नमेंट, लोगों को फायदा होता है, बिजनेस को फायदा होता है। ठीक है, इसको हम देख के लेके नहीं चलते लेकिन इंक्लूड नहीं करते। और दूसरा, नेगेटिव वाली एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, इसके अंदर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, जैसे कि कंपनियों से निकला धुआं, गंदा पदार्थ, पानी पोल्यूट हो रहा है आपका, ये सब चीजें, यानी इफेक्ट विच अकम्पनी द प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीज द वेलफेयर ऑफ द पीपल विच दे आर नॉट पेनलाइज्ड। सपोज करो एनवायरमेंटल पोल्यूट हो रहा है, उनको पेनल्टी भी नहीं लग रही है, तो ऐसे केसेस में ये नेगेटिव वाली एक्सटर्नलिटीज होती है, यानी ये नुकसान होता है लेकिन इसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया था। तो ये वेलफेयर के साथ जुड़े, इनको ध्यान रखना, जा सकते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, बाकी कुछ नहीं है। इसके साथ हमने टॉपिक रिवाइज किया, पेपर में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इस बात का ध्यान रखो। इन तीनों मेथड में से 2 सवाल आपके आते हैं 3-3 मार्क्स के। हम सवालों की क्लास अलग से ले लेंगे बेटा, लेकिन आप जो मैंने ये कराया है आपको रिवीजन, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको इसी से काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं, बाकी अगली